हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल शब्द नगरी में। दोस्तों, कल मैं आप लोगों के सामने नन्ही कुमुद का भाग 8 लेकर आई थी और आज मैं नन्ही कुमुद का अंतिम भाग लेकर आई हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी कहानी। जमींदार के भीतर जाते ही रामदास ने जब जेब में हाथ डाला और 2 लिफाफे पंडित और गुप्त योगी को थमा दिए। दोनों ने जैसे ही उसे खोल कर देखा तो दंग रह गए, क्योंकि रामदास ने कल्याणी और गुप्त योगी की कुंडलियाँ विवाह और विदाई के समय तक कुछ सटीक उन प्रतियों में अंकित कर रखा था, जहाँ तक कि उसके गणित में बहुत कुछ आगे भविष्य का भी वर्णन उन प्रतियों में अंकित कर रखा था। इतनी सटीक गणना देखकर पंडित जी भी हैरान से रह गए थे। गुप्त योगी ने हाथ जोड़े रामदास को नमस्कार किया और कहा, मान गए महाराज, और क्या क्या रखे हो जेब में यह भी बता दो। रामदास कुछ कह पाते इससे पहले ही जमींदार अवशेष अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले। वह हाथ जोड़कर बोले, इतने विचार के पश्चात अगर मैं ना कहूँ तो क्या मान जाओगे आप लोग? रामदास ने कहा, तब फिर इसका निर्णय करना कल्याणी को खुद को ही लेना होगा। कल्याणी की माँ मुस्कुराते हुए बोली, नहीं रामदास, हमें मंजूर है, लेकिन इतने कम समय में व्यवस्था कैसे संभव हो पाएगी? क्या ऐसे खाली हाथ बेटी को विदा कर देंगे? रामदास मुस्कुराकर बोले, उसकी चिंता आप ना करिए, सारी व्यवस्था मंदिर में हो चुकी है। आप सिर्फ चलने की तैयारी करें और कोई शर्त हो तो बताएं या फिर आगे की तैयारी की अनुमति दें। जमींदार की हामी भरते हुए सभी ने मंदिर की ओर प्रस्थान किया और इस तरह कल्याणी और ओमकार उर्फ गुप्त योगी का विवाह संपन्न हुआ। गुप्त योगी को वहीं गांव में रहकर अपना कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई। अब वह सिर्फ दिन में प्रातः संध्या वंदन के समय मंदिर में विशेष सभा में उपस्थित होते थे। कुछ 1 वर्ष बाद कल्याणी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। उस सुंदर सी बिटिया का नाम गन्ना के अनुसार कुमुद रखा गया। कुमुद अर्थात श्वेत कमल, यही सोचकर उसका नाम रखा गया। उसकी प्यारी सी मुस्कान ने जैसे सभी को एक नई दिशा दिखलाना प्रारंभ किया। सभी ग्रुप के साथी बहुत खुश और भारी उल्लास के साथ आसपास के सभी गांवों में उत्साह के रूप में मनाए। आज सभी कुमुद को रामदास मामा की परी के रूप में मानने लगे, क्योंकि विवाह के समय रामदास ने ही कल्याणी के भाई के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन कुमुद शायद कुछ अजीब सा नसीब लेकर या किसी विशेष उद्देश्य लेकर अवतरित हुई थी। कुमुद धीरे धीरे अपने नन्हे नन्हे पैरों से पूरे गांव में धमा चौकड़ी मचाने लगी और धीरे धीरे उसकी पहुंच पंडित रामदास के कंधे से होकर उसके प्रिय घोड़े पंकज की सवारी तक पहुंच गई थी। कुमुद को घुड़सवारी अत्यंत पसंद थी। मात्र 5 साल की उम्र में ऐसा लगता जैसे वह खुद ही रामदास के गुट की सरदार हो गई। पहाड़ों में बेखूब विचरण करना, गुप्त योगी को सलाह देना, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि जैसे वह एक सामान्य बच्ची हो। वह धीरे धीरे रामदास पर भी अपना हुक्म चलाने लगी थी और सभी मुस्कुराकर उसकी बातों को माना भी करते थे। कुमुद को अध्यापन हेतु एक अच्छे विद्यालय में दाखिला दिया गया, जिसमें कलेक्टर साहब की बिटिया रानी भी अध्ययन हेतु जाती थी। अनजाने में ही दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वह अक्सर उसकी सखी के साथ उसके कलेक्टर पिता से मुलाकात करती और उनकी बातें सुनती, और इसी कारण वो अत्यंत चिंतित सी रहने लगी थी। आखिर एक दिन उसने अपनी चिंता का विषय रामदास के बहुत पूछे जाने पर बता दिया, जिसको रामदास ने मंत्रणा में गुप्त योगी और पंडित जी के सामने रखा। सभी ग्रुप के सदस्य को पहाड़ी के पीछे वाली ज़मीन में एक नया गांव बसाने का आदेश दिया गया और यह तय किया गया कि उसी गांव में सभी सदस्य एक परिवार के रूप में रहेंगे। तत्पश्चात एक दिन कुमुद ने कलेक्टर को
अपने रामदास मामा से मिलवाया और तय हुआ कि सभी एक साथ कुमुद की अगुवाई में आत्मसमर्पण इस शर्त पर करेंगे कि किसी भी सदस्य का अहित ना हो पाए, और यहाँ शासन की जिम्मेदारी होगी कि वह रामदास को प्रमुख प्रधान, गुप्त रोगी को सरपंच और मंदिर को सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्वीकार करेंगे। किसी भी समस्या का निराकरण करने की क्षमता उन्हें प्रदान की जाएगी, जिसे प्रशासन ने स्वीकार किया, क्योंकि रामदास को जनता ने पहले ही प्रधान के रूप में स्वीकार किया हुआ था। गुप्त योगी पहले से ही गांव के प्रधान थे और वह मंदिर धीरे धीरे इतने सालों में एक प्रचंड आस्था का प्रतीक बन चुका था। पंडित जी को अब धीरे धीरे शिकायतें मिलने बंद हो गई थी, इसलिए गुट की आवश्यकता समाप्त हो जा रही थी। शायद इसलिए आज कलेक्टर का मन ग्राम सभा के दौरान उस प्यारी नन्ही कुमुद की बहादुरी, सूझबूझ और रामदास के प्रति आस्थावान होते जा रही थी। इसलिए सभा के दौरान थोड़े विचलित भी थे और उन्होंने किसान का साथ देते हुए रामदास की धमकी दी और कुमुद के आगमन पर खुद उसका स्वागत कर मंच पर लाया। सभा में रामदास और उसके सैनिकों के आते ही बाज बिगुल के शोर के साथ उसका खौफ आश्चर्य के साथ बदलता जा रहा था। आखिर एक ऐसा संगम जहां कुमुद एक कड़ी के रूप में एक हाथ में रामदास और दूसरे हाथ में कलेक्टर साहब का हाथ पकड़कर मंच की ओर जा रही थी। मंच पर आते ही उसने घोषणा की और कलेक्टर से कहा, यह न सोचे कि मेरे मामा का आत्मसमर्पण है। यह हथियार कभी भी उठाए जा सकते हैं। अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह अपनी शर्तों को मानने और दोबारा ऐसी नौबत ना आने दे। कभी किसी गरीब को इंसाफ के लिए ना भटकना पड़े, वरना मैं खुद अपने मामा को पुराने रूप में आने के लिए मना लूँगी। यह सिर्फ इतना कहने नहीं आई हूँ। आज शाम शांतिपूर्वक गुट का समापन करने जा रही हूँ। आप जब चाहे अपनी शिकायतें पंडित जी के पास खुलेआम कर सकते हैं। यह कहते उसने कलेक्टर को नमस्कार किया और उन्होंने आत्मसमर्पण की प्रक्रिया को अग्रेसित किया। गुप्त योगी, पंडित जी और रामदास के साथ सभी संघ के सदस्य बहुत प्रसन्नचित्त थे, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी कुमुद को हो रही थी कि आज वह एक प्रमुख प्रधान की भांजी और अब उसे अपने मामा को लेकर कोई खौफ नहीं। वह खुशी खुशी सबको बताया करती है, मेरे मामा पहले भी प्रधान थे और अब भी प्रधान है। इस साहस और वीरता से भरी चंचल स्वभाव वाली कुमुद पहाड़ियों की सैर करती हुई शहर में पढ़ाई कर खुद ही आज एक पुलिस अफसर है और उसी गांव में अपने जमींदार नाना के साथ कल्याणी देवी पर हुकूमत चलाती है। कल्याणी उसे प्यार से पहाड़ का सफ़ेद फूल कहती है, जिसने पूरे पर्वत की दिशा ही बदल दी। इस प्रकार मात्र एक नन्ही सी परी कुमुद ने सबका जीवन परिवर्तन कर दिया। दोस्तों, मेरी आज ये कहानी नन्ही कुमुद ख़त्म हो गई। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। जल्दी आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आती हूँ।